हाय एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा आज का होने वाला है तीसरा लेक्चर या थर्ड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जिसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सेकेंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है किंगडम मोनेरा। और आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलिए शुरू करते हैं। Kingdom Protista. All single-celled eukaryotes are placed under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. तो प्रोटिस्टा में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं? सिंगल सेल, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटिस्टा है उसकी बाउंड्रीज जो है वेल डिफाइंड नहीं है। What may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another. ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जो प्लांट लाइक और एनिमल लाइक और फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक प्रोटिस्टन को अगर आप देखें तो वो एक बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट होगा, लेकिन अनदर के लिए वो क्या होगा, एक प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म होगा। In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. तो अंडर प्रोटिस्टा आपको इतने सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा क्या क्या है? मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक एनिमल्स हैं। वो एक्वस इन्वायरमेंट में क्या करते थे, पहले से ही रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये जो किंगडम है इसको आप प्लांट से, एनिमल से और जो फंजाई किंगडम है उससे आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। क्यों लिंक कर सकते हैं? क्योंकि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। Being eukaryotes, the protista cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protista Protists reproduce asexually and sexually by process involving a cell fusion and zygote formation. तो चलिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उसको हम लाइन बाय लाइन करके समझते हैं। तो पहले आप यहाँ पर आइए, जहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा नोट्स यहाँ पे बनाया है। इस पैराग्राफ का समराइज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स हैं। सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, तो सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। फॉर द लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया या सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। फॉर्म्स लिंक विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब हमें पता है कि ये जो प्रोटिस्टा है वो कौन है, यूकेरियोट्स है। तो यूकेरियोट्स है, तो इसीलिए ये जो प्रोटिस्टा का जो सेल बॉडी है उसमें क्या क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होने चाहिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, 80s राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम मिलता है। ठीक है, चलिए, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होना चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, उसका क्या होता है, पार्ट होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ सिंगल पेरेंट होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोटिस्टा है वो क्या है, सिंगल सेल है। तो यहाँ पर
ये सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट यहाँ पे ये सेल डिवाइड होकर के अपने जैसा ही दो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें सेक्सुअली, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे दो इस तरह के सेल होंगे, तो वो आपस में फ्यूज होकर के यहाँ पर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो सेल्स जो है वो फ्यूज हो रही हैं, फ्यूज होने के बाद वहां पे जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, फिर वहां पे एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टन बॉडी या ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए किंगडम प्रोटिस्टा में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। चलिए, अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो किंगडम प्रोटिस्टा को यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोटिस्टन एल्गी, प्रोटिस्टन फंजाई और प्रोटोजोअन्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो प्रोटिस्टन एल्गी में कौन आता है, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्रेनॉइड्स। ठीक है, तो इसमें कौन आता है, प्रोटिस्टन एल्गी। प्रोटिस्टन फंजाई कौन है, स्लाइम मोल्ड्स। एंड प्रोटोजोअन्स में यहाँ पे आपको और 4 कैटेगरीज देखने को मिल रही है, अमीबॉइड्स, फ्लैजिलेटेड एंड सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ये प्रोटिस्टन एल्गी इसीलिए है क्योंकि इनमें एल्गी लाइक फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, या आप कह सकते हैं प्लांट लाइक फीचर्स है, कैरेक्टर्स हैं। स्लाइम मोड्स में आप देखेंगे तो फंजाई के जैसे आपको गुण वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको हम और क्या कहते हैं, डेस्माइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्राइसोफाइट्स में किस तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो किस तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, डायटम्स, गोल्डन एल्गी और जिसको हम क्या कहते हैं, डेस्माइट्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ पर मिलते हैं आपको, फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ये नेकेड आई से, ठीक है, आप साधारण आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको नहीं दिखेंगे, इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की। एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, और इसको हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन। अब फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तो क्राइसोफाइट्स में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं, सीलिया, फ्लैजिला। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अब इसमें एब्सेंट है तो ये किस में रहती है, ये पानी में रहती है। ठीक है, तो मान लो ये क्या है, यहाँ पे क्राइसोफाइट्स हैं, तो जैसे ही ये वाटर मूव करेगा, ठीक है, ये वाटर मूव करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। पैसिवली का मतलब यहाँ पे क्या है, इनका कोई भी एनर्जी यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। तो क्राइसोफाइट्स में मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या है, फोटोसिंथेटिक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, in diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in soap box. ठीक है, तो आपने soap box देखा होगा, जैसे ये यहाँ पे एक हो गया और ये दूसरा, तो ये इस तरह से बंद होगा और इधर करेंगे तो ये क्या होगा, ओपन होगा। तो इसी तरह से इनका जो सेल वॉल है, तो उसको अगर आप देखोगे तो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं। ये क्या, थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. ठीक है, तो ये जो वॉल्स हैं इनमें क्या होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। अब सिलिका प्रेजेंट होता है तो ये क्या हो जाते हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं, या फिर आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। Thus, diatoms have left behind large amount of cell walls deposit in their habitat. तो जैसे ये जो डायटम्स होते हैं, तो इनका जो हैबिटाट है, ठीक है, इन ओशियन और इन सी, तो वहां पर ओवर द बिलियंस ईयर ये क्या करते हैं, वो वहां पे अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे इनका जो सेल वॉल है वो सिलिका से बना हुआ है, और वो क्या है, आप वो
इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो सेल वॉल है, इनका ये जो बॉडी है, वो वहां पे क्या होते जाता है, डिपॉजिट होते जाता है। ठीक है, डिपॉजिट हो करके वो वहां पर क्या बनाता है, डाई एटमेशियस अर्थ बनाता है। ठीक है, being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils and syrup। तो ये ग्रिटी का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो भुरभुरा, ठीक है, सैंडी टाइप का। तो इस तरह के होने की वजह से ये जो डायटोमेशियस अर्थ, तो ये जो सॉइल है वो हम पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स और सिरप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। डाई आइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या पॉइंट है, आप बोल सकते हैं, ये एक बार नीट एग्जाम में आ गया है। वहां पे पूछा गया था कि हु इज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस, तो वहां पे कौन हो जाएंगे, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको समराइज करके यहाँ पर लिखा है, इसको आप नोट्स में भी कॉपी कर सकते हैं या फिर अपने एनसीईआरटी के कोने में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में डायटम्स गोल्डन एल्गी, जिसको हम डेस्माइट्स कहते हैं, वो आते हैं। हैबिटाट इनका फ्रेश वाटर और मराइन है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। तो ये जो क्राइसोफाइट्स हैं उनके अंदर कौन आते हैं, प्लैंकटन आते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेल वॉल सिलिका से बना होता है जो कि इनडस्ट्रक्टिबल होता है, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। सेल वॉल डिपॉजिट्स ओवर बिलियन ईयर, तो डिपॉजिट होकर के वो वहां पे डायटमेशियस अर्थ बनाता है। और ये वाला जो सॉइल है, सॉइल इज यूज्ड पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स एंड चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशियंस। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स के तरह नोट्स आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। These organisms are mostly marine and photosynthetic। तो ये मराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी। ठीक है, सी एक बहुत अच्छा मराइन इन्वायरमेंट है। फोटोसिंथेटिक होता है, ये भी क्या होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। तो आपको ये जो 5 कलर आपको दिए हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, तो किसी भी कलर में आपको दिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स। अगर डायनोफ्लैजिलेट्स ब्लू कलर के हैं तो उसका मतलब है वहां पे ब्लू पिगमेंट जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है उनके सेल्स में। This cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface। तो इनके बॉडी में जो सेल वॉल है उसमें स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट होते हैं, कहां पर, उनके ऊपरी सतह पर या फिर आउटर सरफेस पर। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला होते हैं भाई, टू फ्लैजिला। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो ये जो सेल्यूलोजिक प्लेट्स हैं इसी में ही ये जो दो फ्लैजिला हैं, तो एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली प्लेस होता है, और एक ट्रांसवर्सली। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस तरह से सीधा, ओके। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से सीधा, और ट्रांसवर्स का मतलब इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल्स गोनियोलॉक्स undergo such a rapid multiplication that they make the sea appear red, और जिसको हम क्या बोलेंगे, रेड टाइड्स। तो ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है जिसमें रेड पिगमेंट ज्यादा होगा, एग्जाम्पल है गोनियोलॉक्स। इसमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होता है, और जिसकी वजह से जो सी का जो एरिया है जहां पर ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट प्रेजेंट होंगे वो रेड दिखाई देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। ठीक है, तो अगर वहां पे ज्यादा रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और इतना ज्यादा टॉक्सिन रिलीज करते हैं कि वो अदर मैरीन एनिमल्स को किल करते हैं, जैसे कि फिशेस को। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी इसमें जो भी लिखा है इसको हम समराइज करके यहाँ पर देखते हैं फटाफट। डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और इसमें स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस, और स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट होते हैं, स्टिफ मतलब टफ। फ्लैजिला प्रेजेंट, तो यहाँ पे टू फ्लैजिला प्रेजेंट है, वन लॉन्गिट्यूडनली वन ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
They show bioluminescence due to photogenic granules in cytoplasm, also known as night light. Bioluminescence का मतलब क्या है? ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डे टाइम में, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है मान के चलो, तो डे टाइम में ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद नाइट में, ये क्या करता है, ये जो लाइट जो एब्जॉर्ब है उसको क्या करता है, इमिट करता है। उसको क्या करता है, इमिट करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं वो बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उनके साइटोप्लाज्म में फाइटोजेनिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनको नाइट लाइट भी कहा जाता है, ठीक है। बॉडी कलर की बात करें तो येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन एंड रेड, डिपेंडिंग ऑन दी मेन पिगमेंट इन देयर सेल्स। अब बात आता है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब यहाँ पे मान लो सी है वहां पे, ठीक है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स गोनियोलॉग्स प्रेजेंट है, तो वहां पे वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन इस तरह से, ठीक है, सेल डिवीजन होगा, तो वो जो सी वाला जो एरिया है वो क्या दिखने लगेगा, रेड दिखने लगेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेड टाइड बोलेंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, और टॉक्सिन रिलीज होंगे तो वो अदर मैरीन एनिमल्स को किल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फिश को, ठीक है। तो ये हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूग्लिनॉइड्स। Majority of them are freshwater organisms found in stagnant water, ठीक है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये जनरली स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर का मतलब क्या होता है, जो वाटर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड आप देखते हैं, ठीक है, तो वहां का पानी जो है वो वहीं पर ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेगनेंट वाटर, या फिर स्थिर स्थिर वाटर बॉडी आप कह सकते हैं। तो वहां पर आपको ये जो यूग्लिनाइट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि उनके पास वहां पे क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल होता है, ठीक है। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि उनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है या लचीला बनाता है। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। तो यूग्लिनॉइड्स में भी दो फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है। फ्लैजिला क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, एक शॉर्ट होता है, छोटा होता है, और एक लंबा होता है। इसके पहले हमने डायनोफ्लैजिलेट्स में देखा तो वहां पर भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट थे, और क्राइसोफाइट्स में अगर हम देखें तो वहां पे कोई भी फ्लैजिला या फिर सीलिया प्रेजेंट नहीं थे। दो दे आर photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like a heterotrophs by predating. अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो यूग्लिनॉइड्स है, जब सनलाइट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, किसकी तरह, प्लांट्स की तरह। और जैसे ही ये जो सन है वो चला जाता है नाइट के टाइम पर, जब सनलाइट नहीं होती है, तब ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह क्या करते हैं, अपना फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और ये जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो किस किस तरह से कंप्लीट करते हैं, प्रिडेशन से। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रिडेशन क्या होता है। तो प्रिडेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एनिमल है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिडेटर। और यहाँ पे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है इसको हम क्या कहेंगे, प्रे कहेंगे। क्या कहते हैं, प्रे। तो ये जो प्रिडेटर है वो इस प्रे को क्या करता है, कैच करता है, किल करता है, और ईट, ठीक है। कैच, किल एंड ईट, पहले पकड़ता है, मारता है, फिर उसके बाद उसको खा जाता है। तो ये क्या होता है, प्रिडेशन कहलाता है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म को खा रहा है वो प्रिडेटर कहलाता है, और जो जिस ऑर्गेनिज्म को खाया जा रहा है वो क्या कहलाता है, प्रे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूग्लिनॉइड्स है वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और कैसे हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो प्रिडेटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, predating on other small organisms.
Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those plants in higher plants. ठीक है, एग्जाम्पल यूग्लिना। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स, तो जो भी यूग्लिनॉइड्स में पिगमेंट मिलते हैं वो सेम इसकी तरह होते हैं जिस तरह के हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसी की तरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट्स यूग्लिनॉइड्स और हायर प्लांट्स में सिमिलर है या आइडेंटिकल है, तो वो होते हैं कौन कौन से, क्लोरोफिल ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया, यूग्लिना। अब हम यहाँ पे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है पैराग्राफ में उसका समराइज रूप यहाँ पर हम देखेंगे। यूग्लिनॉइड्स को हम देखें तो हैबिटाट यहाँ पे फ्रेश वाटर या फिर स्टेगनेंट वाटर, जो पानी एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर बहुत दिनों से रखा हुआ है या पड़ा हुआ है। ठीक है, सेल वॉल यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। इसके पहले क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट में दोनों में सेल वॉल क्या थे, प्रेजेंट थे, लेकिन यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल एब्सेंट है। उसके जगह पे पेलिकल प्रेजेंट है, और ये पेलिकल क्या है, प्रोटीन रिच लेयर है जो कि बॉडी को क्या बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। ओके, अब यहाँ पर फ्लैजिला की बात करें तो 2 फ्लैजिला है, एक छोटा है शॉर्ट है और एक लॉन्ग है लंबा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यूग्लिनॉइड्स आर कंसिडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। वो कैसे, अब इसका मतलब ये है कि यूग्लिनॉइड्स के पास प्लांट्स जैसे भी कैरेक्टर्स हैं और एनिमल्स जैसे भी कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर्स क्या है और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स क्या है। तो प्लांट लाइक कैरेक्टर्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इस लाइन पे, लास्ट लाइन पे हमने पढ़ा है कि ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, यूग्लिनॉइड्स का जो पिगमेंट होता है वो आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स होते हैं उसके क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, एकदम सेम टू सेम होते हैं। तो वो पिगमेंट्स कौन है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और इसी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कब, जब लाइट क्या है, सनलाइट जब क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हो गए। अब एनिमल लाइक कैरेक्टर्स की हम बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, और आप कह सकते हैं सेल वॉल, यहाँ पे क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, और प्लांट्स में सेल वॉल होता है। तो एनिमल्स में यहाँ पे एनिमल लाइक कैरेक्टर्स हम देखें तो वहां पे पेलिकल प्रेजेंट है जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, और सेल वॉल एब्सेंट है। जिस तरह से एनिमल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार ये जो यूग्लिना है वो भी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कब, एब्सेंस ऑफ लाइट, जब सनलाइट चली जाती है तब। एबिलिटी टू इंजेस्ट फूड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिडेशन। तो जैसे हम हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, फूड को पहले पका वका लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको खाते हैं। ठीक है, तो वो जो खाना है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, इंजेस्ट करना बोलते हैं। तो वैसे ही ये जो यूग्लिना है वो भी क्या करता है, अपने फूड को इंजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी यूग्लिनॉइड्स में होते हैं, और एनिमल की तरह जो गुण है वो भी यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। तो इसीलिए यूग्लिनॉइड्स को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर आप देखो, ये क्या है, एनसीईआरटी का इमेज है, और ये क्या है, ये वाला इमेज क्या है यहाँ पर, लेट मी जस्ट इरेज दिस। और यहाँ पर ये जो है, ये लेबल डायग्राम है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, ये जो है यहाँ पे फ्लैजिला है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, स्टिग्मा, और इसी को हम क्या कहते हैं, आई स्पॉट कहते हैं। ये जो है ये क्या है, फोटो रिसेप्टर, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोलस। जैसे एनिमल सेल में अगर आप देखें तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये सिंस प्रोटिस्टन्स क्या होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, तो इसमें भी ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। यहाँ पर अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। तो स्लाइम मोल्ड्स फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसकी तरह, फंजाई की तरह, मतलब स्लाइम मोल्ड्स में फंजाई के जैसे आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे।
स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अब हमें पता है कि फंजाई में कैसा न्यूट्रिशन मिलता है, सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर क्या करते हैं, ये मान लो क्या है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करेंगे, पहले एंजाइम सिक्रीट करेंगे, एंजाइम सिक्रीट करके डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। तो इस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को ये एंजाइम सिक्रीट किया, फिर यहाँ पे जो भी है उसको डाइजेस्ट करके सिंपल न्यूट्रिएंट्स में वो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। फिर कन्वर्ट करने के बाद इसको वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो है सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स एंड इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पे इनकी जो बॉडी है वो आपको जो भी डिकेइंग मैटर होते हैं, जैसे कि कोई ब्रांच ले लो, ट्विक्स, ठीक है, लीव्स ले लो, डिकेइंग लीव्स ले लो, तो वहां पर आपको स्लाइम मोल्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके, तो सुटेबल कंडीशन में वो क्या बना रहे हैं, एग्रीगेशन बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो कभी भी जब सुटेबल कंडीशन होता है, सुटेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है, सुटेबल कंडीशन का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म को वहां पर अच्छा फूड मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ठीक है, मेट मिल रहा है फॉर द मेटिंग। अब मेट करेंगे मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे, तो वहां पर आप उनके नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, ठीक है, फूड, शेल्टर, ठीक है, और सिक्योरिटी। तो ये सारी जब, तो ये सारी चीजें किस में आती है, सुटेबल इन्वायरमेंट या सुटेबल कंडीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वहां पर फूड है, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, शेल्टर है, सिक्योरिटी है, किसी से कोई खतरा नहीं है, और फिर वहां पे उनको मेट भी मिलता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो जब भी इस तरह का सुटेबल कंडीशन स्लाइम स्लाइम मोल्ड्स को मिलता है, तो वो एक एग्रीगेशन बनाते हैं, उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, जो कि अ, बहुत बड़ा मतलब सेवरल फीट तक भी वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हुई सुटेबल कंडीशन की बात। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स प्रोटीन बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, ठीक है। अब अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगा, जिसमें फूड मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, मेट तो दूर की बात है, शेल्टर और सिक्योरिटी भी क्या नहीं है, ठीक है। तो ये का क्या हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो सर्वाइवल रेट है, उसका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है, बहुत ही कम हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं। तो जब भी इस तरह का अनफेवरेबल कंडीशन आता है, तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर के फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं, और उसमें वो क्या करता है, स्पोर्स रखता है, ठीक है, उसके टिप्स में क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स, तो ये जो स्पोर्स हैं उसके पास क्या होते हैं, ट्रू वॉल्स होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। तो ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, मतलब ये जो स्पोर्स हैं इनके पास ट्रू वॉल होता है, और इसको चाहे आंधी आए, धूप आए, सूखा आए, या कोई ऑर्गेनिज्म खा भी ले, तो भी ये क्या होते हैं, ये रप्चर नहीं होते हैं या खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सालों तक क्या सरवाइव कर सकते हैं एज अ स्पोर्ट। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, ठीक है, एयर करेंट्स का मतलब जो तेज हवा को जो झोंका होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एयर करेंट्स कहते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, तो जैसे ही कोई एक हवा का झोंका आता है और ये सारे स्पोर्स को वो उड़ा करके ले जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, हम देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स, सुटेबल कंडीशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन में क्या होगा, एग्रीगेशन बनाएगा जिसको हम प्लाज्मोडियम कहेंगे, और ये जो प्लाज्मोडियम है वो मे ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, मतलब बहुत लंबे तक वो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर एक इमेज देख पा रहे हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में
ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करेगा, डिफरेंशिएट होगा और फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। फ्रूटिंग बॉडी में क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे उसके टिप पर। मान लो ये क्या है, ये कोई बॉडी है, तो यहाँ पे इस तरह से क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और ये जो स्पोर्स हैं हमेशा ये जो स्लाइम मोल्ड्स वाला पोर्शन है वहां पे स्पोर्स से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो ये जो स्पोर्स हैं उनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, ऐसे ही मतलब ये नष्ट नहीं हो सकते, सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन एंड डिस्पर्स बाय एयर करंट्स। ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं सारे के सारे क्या हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, मतलब वो अपने खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। लिव एज अ प्रीडेटर्स और पैरासाइट। ठीक है। तो या तो ये प्रीडेशन करते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं। दे आर बिलीव टू प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। तो ये क्या इनको हम और क्या कहते हैं, प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है। तो प्रोटोजोन्स को हम 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किए हैं। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अब लोकोमोटरी ऑर्गन्स यहाँ पे क्या है, सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया। ठीक है। सूडोपोडिया कोई ऑर्गन नहीं है, सूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फीट होता है जिसको हम अभी देखेंगे। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सूडोपोडिया फॉल्स फीट बनाने का क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है। ठीक है। तो इनके बेसिस पर हमने क्या किया है, प्रोटोजोअन्स को इन 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, सेकेंड है फ्लैजिलेटेड, थर्ड है सिलिएटेड और फोर्थ है स्पोरोजोअन्स। ठीक है। अब ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है तो इसमें मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है एंट अमीबा, जो कि पैरासाइट होता है। और ये जो एंट अमीबा है इसका पूरा नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, कॉजेज द डिसीज अमीबिएसिस, ऑल्सो कॉल्ड अमीबियोइक डिसेंट्री। तो मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिखा है, जब आप क्लास 12th के एनसीईआरटी में कहां पर पहुंचोगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पर। कहां पर पहुंचेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो उसमें आपको बहुत सारे इस तरह के पैरासाइट्स या ऑर्गेनिजम्स या कह लो पैथोजेंस देखने को मिलेंगे और उनके डिसीज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिक का है इसका भी वहां पर डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। तो आप देखो कि ये जो क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है और जो क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला जो चैप्टर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कनेक्शन। तो यहाँ पर 2 चैप्टर्स के बीच में क्या आ रहा है, कनेक्शन आ रहा है। तो यहाँ यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको क्लास 11th के भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे देंगे और क्लास 12th में ये जो चैप्टर है उसके भी कुछ पॉइंट्स दे देंगे एक ही क्वेश्चन में। ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटरलिंक करके पढ़ना है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट्स लेकर के आई हूँ। ठीक है। तो ये जो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है ये क्या है, एक पैरासाइट है जिसकी वजह से अमीबिएसिस डिसीज होता है। इसका ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। सिम्टम्स डायरिया होता है और डायरिया में भी ब्लड एंड म्यूकस आपका एक्सक्रीट होता है। एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड समटाइम्स लिवर एब्सेसिस। ठीक है। चलिए, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल है ट्रेपिनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, उसको हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स भी है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन सा डिसीज कॉज करता है। ये क्वेश्चन में मैच द कॉलम्स में हो गए या फिर और अदर क्वेश्चंस में एज ए स्टेटमेंट बेस्ड इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ट्राइपोनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है जिसको हम चगास डिसीज भी कहते हैं। लेजिनहेमिया डोनोवानी कॉजेस काला जार, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, डमडम फीवर, और कैरियर इसका क्या होता है, सैंड फ्लाई। जियार्डिया इंटेस्टिनलिस, ये यहाँ पे जियार्डिएसिस डिसीज कॉज करता है। तो ये सभी पिछले नीट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं काला आजार डिसीज का सिम्टम्स क्या है। तो प्रोलॉन्ग्ड फीवर, ठीक है, वेट लॉस, इनलार्ज स्प्लीन एंड लिवर, एनीमिया मतलब खून की कमी, वीकनेस एंड फटीग, डार्कनिंग ऑफ द स्किन इन सम केसेस। इसीलिए
हेंस द नेम वाज काला आजार मीनिंग ब्लैक फीवर। ठीक है, तो जब ये काला आजार की बीमारी होती है तो वहां पे स्किन भी क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम क्या है, काला आजार। जियार्डिसिस की हम बात करें तो यहाँ पे डायरिया होगा, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड ब्लोटिंग, गैस एंड नोजिया, फैटिग एंड वेट लॉस। ठीक है, चलिए सिलिएटेड प्रोटोजोवन थर्ड ग्रुप है यहाँ पे, तो उसका एग्जांपल क्या है यहाँ पे, पैरामीशियम, स्पोरोजोवन। सारे के सारे स्पोरोजोवन क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे फर्स्ट वाला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। तो ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में एंड मॉइस्ट सॉइल में। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जिसको हम और क्या बोलेंगे, फॉल्स फीट, एज इन अमीबा। तो अमीबा आपने अपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये जो अमीबा है, ठीक है, अगर उसको यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल दिख रहा है तो ये क्या करता है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फूड पार्टिकल हो गया, तो ये जो है इस तरह से क्या बनाएगा, अपना स्यूडोपोडिया, अपना ये जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये फाइनली ये जो फूड पार्टिकल है उसको इस तरह से इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या था यहाँ पे, अमीबा। अब अमीबा को यहाँ पे क्या दिख रहा है, फूड पार्टिकल दिख रहा है, उसको खाना दिख रहा है। अब खाना दिख रहा है तो ये इस तरह से क्या बना रहा है यहाँ पे, फॉल्स फीट, या इसी को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। क्या कहेंगे हम इसको, सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट। ठीक है, तो इस तरह से वो फॉल्स फीट बना करके, सूडो फीट बना करके अपना जो फूड पार्टिकल है उसको इनगल्फ कर लेता है, उसको खा लेता है। तो सेम तरह का बिहेवियर भी हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में। ठीक है, तो एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट बनाने की कैपेबिलिटी होती है, जस्ट लाइक अमीबा। अमीबा जो है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे बस एज अ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जिस तरह से अमीबा में स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट बनाने की कैपेबिलिटी होती है, वैसे ही एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में भी होती है। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। तो जो भी मराइन अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है तो उनमें उनके सरफेस पर सिलिका शेल्स होती हैं। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। ठीक है, तो एंट अमीबा अमीबॉइड प्रोटोजोअन का एग्जांपल है जो कि पैरासाइट है, और ये जो पैरासाइट है वो अमीबियोसिस नाम की डिसीज कॉज करता है, जिसको हमने पिछले स्लाइड में ही देखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ठीक है, तो ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है या तो वो फ्री लिविंग होंगे, वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, या फिर वो क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। दे हैव फ्लैजिला, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन से फ्लैजिला तो प्रेजेंट होगा। The parasitic forms cause diseases such as sleeping sickness, for example trypanosoma। तो ये जो trypanosoma है वो sleeping sickness cause करता है। ठीक है, अब sleeping sickness के यहाँ पे symptoms क्या क्या हैं, fever, headache, joint pain, swollen lymph nodes, स्लीप डिस्टर्बेंस। ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस मतलब डे टाइम में आपको स्लीपीनेस, ठीक है, आप सोओगे बहुत ज्यादा, और नाइट में आपको इंसोमनिया होगी। इंसोमनिया का मतलब है रात में जो नींद नहीं आती है उसको हम इंसोमनिया कहते हैं। और कंफ्यूजन, पुअर कोऑर्डिनेशन, पर्सनालिटी चेंज, ठीक है, इन लेटर स्टेज। तो ये क्या हो गया, स्लीपिंग सिकनेस, और ये किसके द्वारा होता है, ट्रिपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड कैटेगरी यहाँ पर है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity called gullet that opens to the outside of the cell surface. तो ये जो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स है वो क्या है, एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, एक्टिवली मूविंग। तो देखो जो क्राइसोफाइट्स थे वहां पे
पैसिव मूवमेंट आया था। ठीक है, तो पैसिव मूवमेंट मतलब उनको वहां पर कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है ट्राइकोफाइट्स में। ठीक है, जो प्लैंक्टन थे तो वो वाटर जैसे जैसे वाटर करंट आता था तो उसके हिसाब से वो मूव करते थे, तो वो क्या हो गया, पैसिव मूवमेंट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स की, ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिव मूवमेंट। तो यहाँ पे ये जो सिलेटेड प्रोटोजोअन्स है तो इसमें बहुत सारे इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ सीलिया क्या है, प्रेजेंट है। अब थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट है तो इस तो और ये जो सीलिया है वो क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो अगर इसको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो ये अपने सीलिया का क्या करेगा, यूज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी लगेगी। क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी लगेगी, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्टिव मूवमेंट। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ciliated protozoans are the aquatic and actively moving. ओके, जैसे हमें अपने पैरों का यूज करके एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो वहां पर एनर्जी लगती है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, दे हैव कैविटी जिसको हम गलेट कहेंगे, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है। अब ये जो पार्ट है तो ये क्या है, कैविटी है, कैविटी, और क्या बोलेंगे इसको हम, गलिट, जो कि इस तरह से सरफेस में ओपन हो रही है। द coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. एग्जाम्पल पैरामीशियम। तो ये जो सीलिया है, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर है, वाटर में है। ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस फर्स्ट। ओके, तो ये जो पैरामीशियम है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये एक्वेटिक होते हैं तो इस तरह से वाटर में प्रेजेंट होगा। अब इसको यहाँ पर मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फूड पार्टिकल दिख रहा है, तो ये अपने सीलिया को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। जिस तरह से नाव का जो चप्पू जो होता है, ठीक है, उसको जब हम चलाते हैं तो अगर हमें आगे बढ़ना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पानी को हम पीछे की तरह धकेलते हैं। तो इस पैरामीशियम को ये क्या है, ये फूड पार्टिकल चाहिए तो अपने सीलिया को इस तरह मूव करेगा, तो वाटर भी क्या होगा, इस तरह से मूव होगा, और ये जो फूड पार्टिकल है वो डायरेक्ट इसके गलेट में या फिर ओपनिंग में आकर के गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है the coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. तो डायरेक्ट वाटर के साथ ये फूड भी क्या हो जाता है, इसके गलेट में चला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, पैरामीशियम। चलिए, अब यहाँ पे हम ये जो पैरामीशियम है इसकी थोड़ा सा लेबल डायग्राम देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, ओरल ग्रूव, ये जो पार्ट है ओरल ग्रूव जिसको हम कैविटी या गलेट कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एनल पोर है, जहां से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो क्या करेगा, स्क्रीट आउट करेगा, बाहर निकालेगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये जो छोटे छोटे जो आउटग्रोथ आपको दिख रहे हैं सेल सरफेस पे वो क्या कहलाता है, सीलिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। तो ये जो पैरामीशियम है इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। ये जो मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी को और ग्रोथ को, तो इसीलिए हम इसको और क्या कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब माइक्रो न्यूक्लियस है तो माइक्रो न्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पोरोजोन्स, ये कौन सा है, फोर्थ कैटेगरी है। दिस इंक्लूड diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. तो ये जितने भी स्पोरोजोन्स है तो इनके पास स्पोर लाइक, ठीक है, और ये भी क्या होता है, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब क्या है कि ये जो प्लांट है या एनिमल है उस एनिमल्स के लिए ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ये डिसीज कॉज करता है। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजोन्स है
तो उनके लाइफ साइकिल में जो भी स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, जो कि क्या है, मलेरियल पैरासाइट, which causes malaria, a disease which has a staggering effect on human population. तो ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है, स्पोरोजोअन्स है, प्रोटिस्टा है। और ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है, एक पैरासाइट है, जो कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो कौन, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज जो है, तो उसके अंदर ये जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है, रहता है। ठीक है, तो जब ये जो मॉस्किटो है जो ह्यूमन है, जब उसको बाइट करती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है उसके सलाइवरी ग्लैंड से ह्यूमन के बॉडी में एंटर करती है और फिर मलेरिया, ये जो डिसीज है उसको कॉज करती है। तो पहले जो है, मलेरिया एक महामारी थी, ठीक है, पेंडेमिक जिसको आप बोले, जैसे ये कोरोना का टाइम जो आया था जिसको हम पेंडेमिक कहते हैं, उसी मलेरिया भी एक पेंडेमिक था, ठीक है, या महामारी थी, जिसमें एक बहुत बड़ा ह्यूमन पॉपुलेशन क्या हो गया था, वेनिश हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत एग्जाम्पल है, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और क्लास ट्वेल्थ में जाकर के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम ये जो प्लाज्मोडियम का ये जो पूरा लाइफ साइकिल है इसको हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो प्रोटिस्टा का जो है हमारा एनसीईआरटी का जो भी पैराग्राफ है वो सारे खत्म हो गए हैं, आप जाकर के इसको जरूर से रिवाइज करिएगा। तो चलिए, क्लास खत्म करने से पहले हम कुछ पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, which of the following organisms are known as chief, this is chief, okay, not chief producers in the oceans? Dinoflagellates, diatoms, cyanobacteria, euglenoids. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डायटम्स। ठीक है, तो ये नीट में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट? ठीक है, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा प्रोटिस्टा जो है प्लांट जैसा कैरेक्टर नहीं रखता है। डिस्माइट, तो ये तो क्राइसोफाइट है, इसमें क्लोरोफिल था, फोटोसिंथेटिक था, तो फिर ये क्या है, ये प्लांट लाइक स्पीशीज है, प्लांट लाइक कैरेक्टर्स रख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें भी सेल वॉल थे, क्लोरोफिल थे, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। डायटम्स, तो डेस्माइड एंड डायटम तो क्राइसोफाइट्स में आते हैं, जो कि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कैरेक्टर्स रखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। एंड स्लाइम मोल्ड्स, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, फंजाई लाइक होते हैं, फंजाई की तरह जो कैरेक्टर्स जो है उसको रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज? तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 14 पे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, नन ऑफ दिस। तो आंसर यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है, प्रोटिस्टा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर डेवलप ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ। तो यहाँ पे रेड टाइड हमने कहाँ पे पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ सॉरी डायनोफ्लैजिलेट्स में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और बाकी सब रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5, read the following statement regarding euglenoids and select incorrect one. तो यहाँ पे पेज नंबर 14 एंड 15 से क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इनकरेक्ट। हमें जो स्टेटमेंट गलत है हमें उसको फाइंड करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, these are mostly freshwater organism found in stagnant water। तो ये तो क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, presence of a protein rich layer called pellicle makes their body flexible, yes. They are photosynthetic in the presence of sunlight but becomes heterotrophs in the absence of sunlight, yes. They usually possesses two flagella, one long and one short, yes, that is also true. They are multicellular ciliated protist। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में तो हमने यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगल सेल यूकेरियोट्स। ठीक है, ये हमने क्या किए थे, प्लेस किए थे, लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेल्युलर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें से हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टेटमेंट 5, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोवन। तो आपको ऐसा प्रोटोजोवन बताना है जिसके पास सीलिया प्रेजेंट हो। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये तो स्पोरोजोवन है, इसमें कोई सीलिया नहीं होता। अमीबा प्रोइटस, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पैरामीशियम, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। और ये भी और ये जो ट्रेपोनोसोमा है, ये तो क्या है, फ्लैजिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर ऑफ प्रोटोजोन ग्रुप एंड इट्स एग्जांपल। तो हमको क्या बताना है, मिसमैच पेयर। ऑप्शन ए, एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन ट्राइपेनोसोमा, ये भी क्या है, करेक्ट है। करेक्ट मतलब ये मिसमैच पेयर नहीं है, ठीक है, मैचिंग पेयर है। सिलिएटेड प्रोटोजोन, तो सिलिएटेड प्रोटोजोन में पैरामीशियम, तो ये भी क्या है, करेक्ट करेक्ट मैच है। स्पोरोजोम गोनियोलॉक्स स्पिनिफेरा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्पोरो ये जो है ये डायनोफ्लैजिलेट्स है। कौन है, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो या फिर लेक्चर जो है पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी पैराग्राफ में, एनसीईआरटी की लाइन में, तो आप कमेंट में नीचे मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए गेट साइंस अलग यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।